नहीं है तो सेल के पास नहीं है तो इंडिविजुअली आपके पास रखा था, तब भी वो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन था। जी। तो फर्क क्या है, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन बैंड में भी हो सकता है, वैलेंस बैंड में भी हो सकता है। वैलेंस बैंड किसको कहना चाह रहे हैं? जो हमारा एटम का है। नहीं, एटम का होगा तो फिर तो एटम तुम्हारा जो फ्री। आउटर मोस्ट पूरा फिल हो शायद। हाँ विदित, वो तो वैलेंस ही हुआ, जिसमें सर बात तो वही हुई। आप उसको आउटर मोस्ट बोल रहे हो, प्रिंस उसको। नहीं सर, एनर्जी फील्ड होएगा ना पूरा बाहर से वो। अब आप अगर एटॉमिक स्टेट में देख रहे हो तो फिर तो मेटल ही दिखेगा हमें। और मेटल में तो जो है वो वैलेंस बैंड में भी रह सकता है और कंडक्शन बैंड में भी रह सकता है। वैलेंस बैंड में वो मतलब उसकी लो एनर्जी हो गया, कंडक्शन बैंड में एक्साइटेड होगा थोड़ा सा। हाँ ये सही बात है कि वैलेंस बैंड में वो बाउंडेड स्टेट में है, ऐसा कह सकते हैं। उसकी एनर्जी कम है, उस पर बाइंडिंग एनर्जी लगी हुई है, ठीक है। और कंडक्शन बैंड में वो मूव कर रहा है। तो लो एनर्जी बैंड इन विच इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड। अब वो मेटेलिक बॉन्ड से बंधा हुआ है, आयनिक से बंधा हुआ है, कोवेलेंट से बंधा हुआ है, इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। दूसरा कौन सा है? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन ये कैसा होगा? इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव। हाँ बिल्कुल, सभी लोग ये काम करो जो अभी आप कर रहे हैं। जो एक बात समझ में आ गई, पढ़ना इसी को कहते हैं। एक बात समझना होता है और दूसरे वाले को फटाफट उसी समय रिपीट करना होता है, जिससे कंफर्म हो क्रॉस की भैया हम यही समझे हैं जो आप समझा रहे हैं। हमें कैसे कंफर्म होगा कि मैंने क्या समझा दिया? तो अब आप चालू हो जाओ, दूसरा कंडक्शन बैंड आप समझा दो। हाई एनर्जी बैंड। हाँ इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक्साइट हो सकते हैं। free to move to conduct In which electrons are freely to move. in which electron are फ्रीली मूव। फ्री टू मूव। freely to move। अब साहब बैंड में इन्होंने, सेल को ही बोला है। हाँ वो सेल ही है। मतलब आप ना इलेक्ट्रॉन को फ्री करके, पहले जैसे आयनाइजेशन वाली बात हुई थी तो हमें लास्ट टाइम क्या लगता था कि फ्री हो जाएगा तो मतलब निकल के कहीं बाहर चला जाएगा। अब बाहर कहाँ जाएगा? उसकी इनफाइनाइट डिस्टेंस ही आपको पता है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। तो एक एक छोड़ेगा तो दूसरा तब तक तो क्या कर लेगा? जी। आप ऐसे समझ के चलो ना कि आपसे आपकी जेब से वॉलेट गिरा नहीं कि किसी दूसरे ने उठा लिया, आपको मिलने वाला नहीं है। ओके। मे बी कि वो आपने, उसने उठाया और आपने तुरंत देख लिया तो आपने वापस मांग लिया फिर वो आपके पास बाउंडेड हो गया। बस इतने ही टाइम का ट्रांजिशन चल रहा था इलेक्ट्रॉन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई और उसको ले जाएगा। और तुरंत सराउंडिंग में कोई दूसरा बैठा हुआ है लेने के लिए। जी। तो हमें ऐसा पहले लगता था 11th पढ़ने के बाद कि वो निकल गया सर, बाहर चला गया, दूर चला गया। अरे इससे इसके न्यूक्लियस की बाउंड्री से दूर गया बट दूसरे वाले के पास पहुंच गया। इतना टाइम नहीं है, निकल के गया। 10 टू पावर माइनस, जैबलॉन्स्की की इक्वेशन कहती है 10 टू पावर माइनस 21 सेकंड का टाइम मिला है बस। इतनी देर में सारी कहानी खत्म, दूसरे बाउंड हो गया। तो साहब हम तो 10 टू पावर माइनस 8 सेकंड की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ठीक है। जी। लेकिन अगर दूसरे रेफरेंस में देखें तो 10 टू पावर माइनस 8 सेकंड भी कौन सा बहुत बड़ा था हमारे ऑब्जर्वेशन से। हाँ जी, वो भी बहुत ज़्यादा ही छोटा है। हाँ तो वो 10 टू पावर माइनस 8 सेकंड के अंदर सारी कहानी खत्म। ऑर्गेनिक याद करिए, मैंने ये बता रखा है 10 टू पावर माइनस 8 सेकंड तो अपनी ट्रांजिशन स्टेट, इससे कम टाइम में तो ट्रांजिशन स्टेट चलती है। तो इन्होंने कहा कि इस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वैलेंस बैंड को जस्ट लिख लूं क्या? बार बार वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड लिखना पड़ेगा, इसको कंडक्शन बैंड को सी भी लिख लेता हूं। तो वैलेंस बैंड से, सॉरी वीबी सीबी, तो वैलेंस बैंड से आपका इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर रहा है विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ द सराउंडिंग एनर्जी।
मतलब खुद में ही आपस में एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर मूव कर रहा है तो वो जो है सब्सटेंसेस को इन्होंने कहा दोज आर कंडक्टर्स। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है कि नहीं, हमारे पास कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है, सराउंडिंग उसको प्रोवाइड करेगी तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। स्मॉल एनर्जी गैप। अगर ये एनर्जी गैप एक बड़ा पॉइंट ले रहा है, आप समझना जरा, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाएगा। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन बाउंडेड था, उसको कंडक्शन बैंड तक भेजने की जो एनर्जी की डिमांड है, हो सकता है कि उस बॉन्ड को तोड़ने से ज्यादा हो जाए। आप सोच रहे थे कि वो कंडक्शन करेगा, कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर कंडक्शन करेगा, उससे पहले तो मॉलिक्यूल जिससे आप ये अपेक्षा कर रहे थे उसके बॉन्ड ही टूटना शुरू हो गए। क्या बात समझ में आई? यस जी। एक बार दोबारा समझा दो। देखो बेटा, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, समझ में आई तो भी, नहीं आई तो भी, मेरे समझाने के बाद जब मैं अगर पूछूं भी कि समझ में आई कि नहीं, तो आपको रिवर्स में समझाना शुरू करना है, हाँ ना तो बोलना ही नहीं। ये बैलेंस से जब इलेक्ट्रॉन मिला, वैलेंस में होने का मतलब है कि बाउंडेड स्टेट में है, बॉन्डिंग में है, अटैच्ड है, सराउंडिंग से बंधा हुआ है, तो आप उसको एक्साइटेड, हाँ एक्साइटेड स्टेट, यस प्रथम बोलते रहो, हाँ, हम उसको एक्साइटेड स्टेट में भेजना चाह रहे थे। हाँ जी, कितनी लगी एक्साइटेड स्टेट में थोड़े ना गया अर्जुन, वो तो बॉन्ड ही टूट गए जहां से आपने उनको बांध रखा था। अगर बॉन्ड टूट गए तो तुम्हारा जो क्रिस्टल था, स्ट्रक्चर था, सब्सटेंस था, वो ब्रेक डाउन हो गया, कंडक्शन कर रहा है। ये सही इंसुलेटर हो जाएंगे। ऐसे सब्सटेंसेस को इंसुलेटर कहते हैं। और इसमें एक लार्ज एनर्जी गैप है। इस गैप को क्या कहते हैं? बैंड। आर्मी एरिया में गए हो कभी? Forbidden zone. अरे Forbidden zone. ये फॉरबिडन जोन का मतलब एंट्री अलाउड नहीं है। हाँ, एंट्री अलाउड नहीं है, वो इस गैप को कवर अप करके वहां कंडक्शन बैंड में जाने की कैपेबिलिटी नहीं है उसमें, उससे पहले तो उसका स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रक्ट हो जा रहा है। तो कंडक्टर्स लिखे जाएं क्या? ये नोट हो गया सभी का? विदित आप फिर से क्रॉस कंफर्म, अगर आपने कहा कि नहीं समझ में आया था तो अब आपको फिर से क्रॉस कंफर्म करना पड़ेगा सर, ये समझे हम? हाँ जी। हाँ जी नहीं, हाँ, क्या समझे? बताना शुरू कर दे कि यार। सर अगर अरे रुको, कंडक्शन बैंड और मन्नत थोड़ा सा रुक जा। हाँ विदित चालू हो जा। अब आवाज नहीं आ रही सर आपकी? अरे तुम्हारी आ रही है, तुम बोलो। तुम्हारी आ रही है, तुम बोलते रहो। सर हाँ चलो मन्नत तुम ही समझाओ। हाँ कि सर अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, मतलब एनर्जी गैप बहुत कम है, तो वो कंडक्शन शो करेंगे जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कंडक्शन बैंड से। और जो सेमी कंडक्टर है उसके अंदर एनर्जी गैप थोड़ा सा होता है कि मतलब वो कर पाता है, मतलब मूव हो पाता है, और जो इंसुलेटर है उनके अंदर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है कि वहां तक जाते जाते इलेक्ट्रॉन बीच में वो हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रक्ट हो जाता, मॉलिक्यूल ही टूट जाएगा। जिस स्ट्रक्चर से कंडक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर ही डैमेज हो जाएगा अगर इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी है मैंने तो। सर मतलब आप तो ऐसे समझो ना, तार ले लिया हमने, कोई मेटल ले लिया, अब उससे कंडक्शन कराना था, करंट पास करना था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तो दे नहीं रहा, वो पहले ही खोल मेल्टिंग चालू कर दी है उसने अपनी, इतनी हीट दोगे तो।
ओके सर। हाँ प्रिंस। उस एनर्जी से वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो। हाँ ट्राई मत कहिए। हाँ प्रिंस। वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड, वैलेंस बैंड तुम्हारा एटम में है, कंडक्टेंस बाहर है, और उसके बाद दोबारा वैलेंस बैंड आएगा, तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ता नहीं, जाएगा। एटम में ही जो है, जहां तक वो बाउंडेड स्टेट में है वहां तक वो वैलेंस बैंड है, और जैसे ही उसको पार किया उसने वैसे ही कंडक्शन बैंड चालू हो गया। दोबारा एक और वैलेंस बैंड आ जाएगा दूसरे एटम का, और ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अपने का ही वैलेंस बैंड आ गया भाई। कैसे? आपको कभी मैंने काउंसलिंग की है, समझाया है कि बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर कब अच्छा है कब खराब है? जी। वही फर्क है। हैं? सभी लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए? नो सर। नहीं सर। प्रैक्टिकल बात करो बिल्कुल। अब 12th की केमिस्ट्री एप्लीकेशन बेस्ड होती है, इसलिए बात को आप सिर्फ ऐसा मत समझो कि हमने नोट्स में लिख लिया और समझ लिया। लर्निंग है, लर्निंग की स्टार्ट करो। मैं आराम से मैंने अपना टिफिन निकाला और उसमें से मैं कुछ खा रहा था। चलो लड्डू रखे थे, खा रहा था। आप आए, आपने बिना पूछे जो है उठाया और एक लड्डू खा गए। मुझे अच्छा नहीं लगा। पहला केस, आपकी एनर्जी ज्यादा थी, वेट एनर्जी से थोड़ी ज्यादा। आप आए, थोड़ा वेट किया आपने, मन रहा हो तब भी, नहीं रहा हो तब भी। मैंने आपको ऑफर किया और आपने लड्डू उठाया बिना किसी शर्म झिझक के, बिना किसी एक्सक्यूज के। आपने हाँ हाँ लाओ सर, खाते, खा लिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आपने तुरंत मेरी बात मान ली, मुझे ओबलाइज किया। दोनों का फर्क समझ में आता है? जी। थोड़ा सा एनर्जी गैप का ही तो फर्क है, थोड़ा सा टाइम का ही तो, टाइम रेफरेंस चल रहा है। सिर्फ टाइम रेफरेंस और एनर्जी, एनर्जी ही टाइम रेफरेंस को डिसाइड कर रही है। एक की स्पीड ज्यादा थी, काम वही हुआ। एक की स्पीड ऑप्टिमम थी। ये ऑप्टिमाइजेशन है। स्पीड कैसे गवर्न होगी? हमेशा काइनेटिक से, काइनेटिक्स गवर्न होगी काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी गवर्न होगी आपके टेम्परेचर से, एनर्जी से, एंड सराउंडिंग के फैक्टर से। तो पहले वो सॉलिड स्टेट में है खुद ही अपने पास, एटम के पास, अपने एटम की सराउंडिंग के न्यूक्लियस से थोड़ा सा जो है वो डिस्टेंस अगर मेंटेन करेगा तो कंडक्शन बैंड में कहा जाएगा। और थोड़ी डिस्टेंस कम कर दूं, अभी बैलेंस बैंड में आ जाएगा। ओके सर, बस ये तो कंडक्टेंस बैंड उसके बाहर की जगह है सिर्फ, हाँ, बस उसके उसी अंदर एटम आया की तो वो सराउंड, अंदर आएगा। ज्यादा पास में आ गया वैलेंस बैंड बाउंडेड हो गया, थोड़ा सा दूर गया कंडक्शन बैंड में चालू हो गया। कंडक्शन बैंड में वो बस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन चुका है, तो वो हाँ कंडक्टेंस शो करेगा। हाँ, वो अब वो मूवेबल है, मतलब फोर्स उतना नहीं लग रहा है अपने न्यूक्लियस का कि वो आपसे मूव नहीं कर सकता। अगर दूसरा कोई फोर्स अप्लाई करेगा तो वो मूव कर सकता है। जी। चलिए साहब, तो कंडक्टर क्या है? दोज which conduct electricity by applying potential difference at same temperature. These are of two types. अच्छा, बाकी लोगों ने बताया नहीं यार, समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल समझ में ना आया, दूसरा एग्जाम्पल दे, उसकी चिंता मत करो।
चलते रहो, डिस्कशन चलता रहेगा, बुद्धि खुलती रहेगी। चलो, मैं तुम्हारा पेरेंट हूँ, मैंने तुमको डांटा, डांटने के बाद तुम जो है गुस्से में बाहर निकले, बाहर एक सेकंड पर्सन खड़ा था, वो पोटेंशियल अप्लाई करेगा, क्या हाँ बहुत बेकार आदमी है एकदम सत्यानाश है, चलो चलो दोनों मिलके मारते हैं इसको, आप क्या कहोगे? मारेंगे हैं? मारेंगे। तो आप कंडक्शन बैंड में हैं? नो सर। हाँ बिल्कुल, आपने बात या तो सुनी नहीं या तो फिर आप समझ लो। मतलब मैंने आपको अपने से थोड़ा सा डिटैच किया और आप दूसरे वाले के इन्फ्लुएंस में आ गए, आप कंडक्शन बैंड में हैं। हाँ जी। मतलब जब सर तक ऐसे अट्रैक्ट है ना। हाँ, दूसरा अट्रैक्शन फोर्स पहले लगा रहा था तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी खींचने के प्रयास, तो भी उसने किया था। नॉन स्टेट में मैंने तुमको अच्छे से जो है मैं खिला पिला के बाहर भेजा, और तुमसे कोई कहे चलो चलो इसको मारा जाए, अरे तुम कहोगे तुमको ना मारे? यस सर। मैंने थोड़ा रिपल्सन शो किया, बस तुम डिटैच हो गए, तुम उसके इन्फ्लुएंस में आ गए, कंडक्शन चालू हो गया। तब प्रिंस ठीक नहीं किया तुमने। ये सर हम अपने मम्मी पापा को थोड़ी ना मारेंगे। हाँ, ये अटैचमेंट है। तब कंडक्टर बन गए और पहले सेमी कंडक्टर। अरे हम तो इंसुलेटर हैं भाई, तुम कुछ भी कर लो, कूटे तुम ही जाओगे। एक्सटर्नल फोर्स अगर मुझे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएगा तो परेशानी उसी को होगी, जिधर करा रहा है उधर तो मैं नहीं जाने वाला। तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, पहला मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर में एक बात समझिए कि इसमें कंडक्टेंस किसके कारण हो रही है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टेंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। विद्युत दक्ष की तबीयत कैसी है? ठीक है सर, पहले से कल बात हुई थी सर। ठीक है, क्लास में आज है? आज तो सर आज तो नहीं है सर, आज नहीं है। चलो कोई ना, नोट्स भेज देना सर, उसको। हाँ जी सर, भेज दो। कंडक्शन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो हम मूवमेंट कह रहे हैं लेकिन वो मूवमेंट भी आगे फिर से फर्दर बात करेंगे इसकी, अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि आराम से एक जगह से दूसरी जगह चल रहा है। फिलहाल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडक्टेंस, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेटालिक कंडक्टर की जो है कंडक्टेंस क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। क्यों? सर नहीं बढ़ेगी। अरे इलेक्ट्रॉन भाई बेटा रितेश, तुमने सही ना बोला होता तो मैं तुमको चिढ़ाता, कोई बात कहता, कमेंट करता। तुम पहली बात ये समझो, अगर मैं हाँ कर दूं और क्वेश्चन करूं कि क्यों, तो समझ लेना पहले वाला स्टेटमेंट ठीक था। इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशनल फोर्स आ जाएगी। हाँ मतलब हाँ घटती है भाई, इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, कंडक्टेंस डिक्रीज, ड्यू टू रेजिस्टेंस। डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, पहले ये बात क्लियर कर लो। कंडक्टेंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया था। दूसरा फिर शुरू हुआ, कहते हैं कंडक्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू, एकदम सही वर्ड उठाया, ड्यू टू इंक्रीज इन वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी। दूसरा कौन सा है? एग्जाम्पल में लिख मेटल, सर मेटल ये मेटल वाइब्रेशनल एनर्जी। आगे वाला डिस्कशन नहीं अभी, या तो डाउट क्लास में या तो फिर बाद में इंतजार के बाद। दूसरा अपने पास है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर भाई, जो अगले चैप्टर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये ब्रिज जाके वहां जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या होगा? फिर इसमें सर आयंस की मूवमेंट होगी फिर डायरेक्टली। बहुत बढ़िया।
आयंस फिर मोल्टन कंडक्टेंस स्टेट में मूव करते हैं। तुमको मोल्टन स्टेट में ले जाना पड़ेगा। सर जैसे फिर सर इसमें तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक इसी में में? सर, हाँ जी इसी में। क्यों घटेगी भाई? नहीं सर, कंडक्टेंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ यही तो बोल रहा हूँ सर, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो कंडक्टिविटी घट जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। और क्या, तुम अभी तो कह रहे हो मोल्टन स्टेट में होता है। अब मोल्टन स्टेट हाँ में ले जी। जाने की थर्मल एनर्जी तो आप दोगे तो आयन ज्यादा बढ़ेंगे, Yes, ज्यादा sir. बढ़ेंगे तो जो है वो अच्छा कंडक्टेंस बढ़ा देगा। हाँ ठीक है हम्म सर, ठीक है। ठीक 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 हाँ ठीक। कंडक्टेंस इंक्रीजेस with increase in temperature. with increase in temperature. Due to movement of ions. increase in Free movement space. of ions. For example, molten NaCl. NaCl. मोल्टन NaCl. Molten. जी साहब, कंडक्टर क्लियर? नोट हो जाए बताना, सेमीकंडक्टर शुरू करेंगे। डन। बहुत बढ़िया। सभी लोगों का ना? 1 मिनट रुक जी जाए। सर। Yes, sir. हाँ हाँ, आराम से नोट करो। नोट करते समय, समझते समय, अब 12th में कोई हड़बड़ी नहीं होती, बड़े मजे मजे में आराम से समझ जाते, बहुत आराम। सर हाँ में जो आपने बताया था कि कंडक्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर वाला पॉइंट ड्यू टू हाँ। वाइब्रेशन एनर्जी, सर ये आप आगे बताओगे अभी? हाँ, आपको कुछ बोलना है तो आप बोल लो, हमसे एक्सप्लेनेशन सर मांगोगे तो ये हम डाइवर्ट हो जाएंगे। हाँ, समझ नहीं आया कि वाइब्रेशन एनर्जी का इंक्रीज होने से कैसे डिक्रीज हो गया कंडक्टेंस। क्योंकि जो चार्ज का ट्रांसफरेंस है, ये अभी आप ना फिजिक्स में जाओगे तो आप चार्ज को ट्रांसफर होते हुए बताओगे कि चार्ज का ट्रांसफरेंस कैसे हो रहा है। ठीक है, यस सर। तो ये फिजिक्स हो गई अब यहाँ से, इसीलिए मैंने रोक दिया। और ये मुझे पता है कि अभी तुम्हारी क्लास में यहाँ नहीं पहुंचे हो आप, तो जब आपका फिजिक्स में वो टॉपिक हो जाएगा तो मैं एक पैच की तरह, जैसे ना सॉफ्टवेयर का पैच भेजते हैं ना, तो पैच की तरह फिर कभी इसका क्रॉस कंफर्मेशन करूंगा। जब तुम्हारा उधर कंप्लीट हो जाएगा तो बातों बातों में कभी आपसे एक्सप्लेनेशन मांग लूंगा कि क्या हुआ था। ओके सर। ठीक। सर पर अगर हम इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें तो कंडक्टेंस इंक्रीज नहीं होनी चाहिए टेम्परेचर इंक्रीज कर। क्यों सर क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो एटम, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे स्टिमुलेट होंगे फ्रीली मूव करने के लिए। डांटने से पढ़ाई बढ़ती है? नहीं बढ़ती है। तो 11th में जाने कितने लोग, यही क्लास में कितने लोग बैठे होंगे जो मेरे डांट सुने होंगे, फिर उनकी पढ़ाई सुधर गई होगी। तो मेटल तो तब कंडक्ट करता ना जब ना वो ना पूरा ना ना अच्छे ना से पहले ना मन्नत, अपनी जो एग्जाम्पल चल रहा है उसी एग्जाम्पल पे रहो। अक्षिता से मैंने क्वेश्चन पूछा, क्या डांटने से पढ़ाई बढ़ती है? हो सकता है सर, बढ़ती और बढ़ती भी है और घटती भी नहीं भी। जब सामने वाला जब बिल्कुल एकदम हाँ, जब आप सामने वाला पूरी एनर्जी लगा रहा है, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, अब आपने अगर उस टाइम पे उसको डांट दिया तो सप्रेस हो जाएगा, घट जाएगी उसकी पढ़ाई। तो जितनी एनर्जी चाहिए थी कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उतनी तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है। अब आप खामखा टेम्परेचर बढ़ा करके उसका हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। ओके सर। हाँ सर।
तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को डांटो, ढंग से पढ़ाई करेगा, परफॉर्मेंस बढ़ा के देगा, मार्क्स बढ़ाएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब ऑलरेडी वो अपना मैक्सिमम कैपेबिलिटी जो उसके पास है भैया उसने लगा दी। अब इससे ज़्यादा अगर लगवानी है तो आप उसका हाथ पकड़ो, डांटो वांटो मत, उसको हाथ पकड़ो प्यार से, उसका इम्प्रूवमेंट कराओ तो बढ़ेगी। यस सर। तो मेटालिक कंडक्टर्स पे आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करिए तो चलेगा, कंडक्टेंस देगा, टेम्परेचर बढ़ाने से नहीं देगा। मेटेलिक को हम इतनी एनर्जी देंगे तो डिस्टोर्ट ही हो जाएगा। हाँ, जस्ट फिर वही आई ना, इसीलिए कहा कि रोक दिया कि आखिर कितनी एनर्जी दी, कि मेटल कर्नल मूव कर गए, कि इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेट, सिर्फ स्मॉल एनर्जी गैप दिया तो वाइब्रेशनल एनर्जी आई। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने इस बात को पढ़ा था कि सबसे छोटी एनर्जी का गैप आता है वाइब्रेशनल में, उससे ज़्यादा करोगे तो रोटेशनल चालू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, उससे ज़्यादा करोगे तो ट्रांसलेशन तक चालू हो जाएगा। तो डिपेंड कर रहा है कि आपने जो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात की है वो कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया है। स्मॉल टेम्परेचर राइज वाइब्रेशनल, थोड़ा ज़्यादा रोटेशनल, उससे ज़्यादा ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशन के इलेक्ट्रॉन के बाद का मतलब है कि कर्नल ही मूव करने लग गया, मतलब मेल्टिंग स्टार्ट हो गई। तो अब वो सारी बातें करने के लिए मैंने कहा कि आप फिजिक्स थोड़ी आगे तक पढ़ के आओ, फिर अपन फिर कभी बात करेंगे। हो गया साहब, आई थिंक नोट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग जी चालू हो Yes, जाइए, sir. चालू हो जाइए। सेमीकंडक्टर। Semiconductor. Semiconductors. चालू रहो, चालू रहो। and they are given optimum amount of energy. Shifting of electron. Those which conduct electricity by giving extra energy due to shifting of electron from valence band to conduction band are called semiconductor. टाइप्स में पी टाइप, एन टाइप पढ़ चुके। पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में कैसे आया? और किसमें था, किसमें था पी टाइप एन टाइप? सेमी में ही था। ठीक है ठीक है। तो कंडक्टेंस, इसका मतलब हमने क्या आउटकम निकाला कि कंडक्टेंस इंक्रीजेस with increase in temperature. on increase in temperature. Insulator, Those which do not conduct electricity. Wide gap between valence band and conductance band. यही लिख देता हूँ, those in which a large Energy gap between the valence band and conduction band. पेन सभी की चल रही है ना? Yes, sir. जी सर. हाँ यार, दिखता नहीं है तो फिर पूछना पड़ता है बार बार। A large energy gap is in between valence band and conduction band.
which is called insulator. forbidden zone. And these substances are known as insulators. हाँ जी साहब, एक बैंड थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब जरा बुकलेट और एनसीईआरटी आराम से देखो। हाँ, एक बात बची है, क्लासिफिकेशन बची है, सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन ऑफ, थोड़ा ऊपर कर लो। एक सेकेंड, क्लासिफिकेशन of solids on the basis of bonding. इंटरेक्टिव फोर्सेस। बॉन्डिंग बोल लो सीधे। बताना कहाँ तक? सर इंसुलेटर से पहले वाली लाइन तक बस। ठीक ठीक ठीक। हो जाए बताना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। डन सर। बॉन्डिंग के बिहाफ पे सबसे पहले कौन सा बॉन्ड पड़ा था? आयनिक। Solids are divided in 4 types. ionic solids. Ionic solids. Constituent particle कौन होंगे? Ions, वो पॉजिटिव और नेगेटिव ions. एक चार्ट बना देते हैं। ये टाइप्स हो गए constituent particle। आयंस होंगे। फोर्स कौन से होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनमें मेल्टिंग पॉइंट किस रेंज का होगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो हाई होएगा। वेरी हाई, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे ज्यादा होती है ना। ठीक है, बात मानना मैंने। अच्छा बता दो, कोवेलेंट होगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होंगे जी। कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, ज्यादा या कम? हाई होएगा, इसमें भी हाई जाएगा। दोनों में ज्यादा किसका होगा, आयनिक का या कोवेलेंट का? आयनिक का कोवेलेंट ज्यादा होता है। आयनिक का कंपैरिजन में ज्यादा होएगा कोवेलेंट की। होना चाहिए था किसका ज्यादा? आयनिक। आयनिक का। आयनिक का।
उल्टा क्यों हुआ? वो बहुत लार्ज स्ट्रक्चर है। मान लेता हूँ लगभग ये 800 से 1000 के बीच में वेरी कर रहा है अगर, तो ये 1000 एंड अबव। ऐसा क्यों हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ। ड्यू टू जाइंट स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। अच्छा, वो और नेटवर्क सॉलिड है तो उससे क्या हो गया? सारे बॉन्ड एटम बढ़ जाएंगे तो उनकी बीच की हीट बढ़ेगी, लेकिन वो मेल्टिंग पॉइंट नहीं आएगा, वो आगे ट्रांसफर होती रहेगी हीट। कह सकते हैं। इससे ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट मेरे पास है। कोवेलेंट रेडियाई आपको याद है छोटी होती थी, जी आयनिक बड़ी होती थी। यस हाँ जी। एक यूनिट वॉल्यूम में जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे वो ज्यादा होंगे। जी अब बात आप एक बॉन्ड की कर रहे थे, आप कह रहे थे कि एक आयनिक बॉन्ड तोड़ना है, एक कोवेलेंट तोड़ना है। आयनिक ज्यादा पावरफुल था, लेकिन भाई साहब आप जरा टोटल काउंट में जब आएंगे ना मेल्टिंग के समय, तो टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पर यूनिट वॉल्यूम आयनिक से ज्यादा है। तो हो सकता है कि उसकी ओवरऑल एनर्जी की डिमांड कैसी है, ज्यादा है। ज्यादा। इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कोवेलेंट का। क्लियर? सर ये बट ये पूरा स्ट्रक्चर का होता है ना? हाँ, पूरे स्ट्रक्चर का है। ओके सर। इसमें मेटल एटम हो गए, मेटेलिक बॉन्ड एक बॉन्ड का टाइप था ही। मेटेलिक वाला इनसे तो कमजोर होगा, इसकी रेंज लगभग 600 से 800। फोर्थ, एक इन्होंने कहा कि सब मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया। यहां तक नोट हो गया? नहीं सर। यस सर। कर रहे हैं अभी। कर लो कर लो। सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट उसमें है क्या केल्विन के अंदर? डिग्री सेंटीग्रेड में है। ओके सर। डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, केल्विन में। ठीक है, केल्विन में, यस सर। क्योंकि वो 400 लिखने वाला हूं मैं मॉलिक्यूलर का। तो केल्विन है। हो जाया? ठीक। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को दो क्या तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ना। एक को तो कर दो नॉन पोलर, दूसरा कर दो पोलर, और तीसरा हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया। गड़बड़ हो गई ना। यस सर। हम्म।
मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स होंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक I2, सारे के सारे इनर्ट गैसेस, CO2, H2 आर्गन, H2 एक्सेट्रा। पोलर मॉलिक्यूल्स में जैसे वाटर, हाँ HCl, HCl, वाटर, सल्फर अमोनिया, डाइऑक्साइड SO2। अमोनिया को उठाए ना उठाए? उठा Yes, लिए, sir. ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेडिंग में फिर कौन जाएगा? फिर वाटर को भी क्यों उठाया? हाँ यही तो पूछ रहा हूँ, वाटर को भी हटाओ यहाँ से। कोवलेंट बॉन्ड नहीं है वो। भाई कोवेलेंट बॉन्ड, यही सुनना चाह रहा था। कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में? वो तो एक मॉलिक्यूल के अंदर है ना। मॉलिक्यूल के अंदर आप देख रहे हो या जो है बाहर देख रहे हो? दूसरे वाले मॉलिक्यूल के साथ उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरे वाले मॉलिक्यूल के साथ देख रहे हैं हम। तो दूसरे वाले के साथ तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड जब बना रहा है तब थोड़े ना कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। हाँ जी, तब तो वो वंडरवॉल फोर्सेस से जुड़ा हुआ है। सर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बनता है ना? हम्म। हम CO2 को कह सकते थे इसमें। डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं था? हाँ जी। तो जैसे हमारा HCl था, उसमें भी हाइड्रोजन आ रहा था। वो डाइपोल डाइपोल हमने इंटरेक्शन ही तो है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर उसको क्यों नहीं कहा? अच्छा बेटा, मतलब तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही भूल गए हो। क्लोरीन इतना है ही नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव। नहीं सभी लोग बताओ, अच्छा पॉइंट उठाया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद है कौन कौन बनाता था? क्लोरीन का तो बनाता नहीं था। फ्लोरीन। ओके सर। हाई ये इलेक्ट्रो हाँ, ये रूम टेम्परेचर से लेके 400 केल्विन के बीच में ही आ जाते हैं। अप टू रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे लाते ही ये मेल्टिंग हो जाएगी इनकी। above to room temperature. Up to 400 Kelvin. More than 400. नोट कर लो। चलें साहब? जी नोट कर लिया? हो गया। तो देखो खत्म हो गया। एक चार्ट में आराम से मेरा पूरा सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन हो गया, वरना इसको मैं अगर पहले लिखता तो लिखते ही रह जाता। आप ऐसा नहीं समझते जैसा अभी समझ रहे हैं। स्टोरी आती है, अभी इमेजिनेशन आई है। और कुछ छूटा हुआ है? फटाफट एनसीईआरटी बुकलेट सब लोग पलटो। सर हाँ
जो आपने एज लेंथ वाली और इंटरफेशियल एंगल की टेबल बनवाई थी, तो आपने कहा था कि एंड में मैं उसमें एडिशन करवाऊंगा। उसमें एडिशन आपको एग्जाम्पल का करना है। अच्छा, वो एडिशन छोड़ दो, अभी छोड़ दो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद करा, समझ गया मैं। ओके सर। चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी जब एक कोई टेस्ट वेस्ट आएगा भी, जैसे टेस्ट है मई में। आपका प्लानर शेयर हुआ है, टेस्ट प्लानर? हाँ जी सर, हो गया, मिल गया। पहला यूटी कब है? 14 को। 18th में। अच्छा, यही वो तो हाँ, पहला टेस्ट कब है? 14 को है। फोर्टनाइटली टेस्ट। हाँ जी सर, 14 को। ठीक है, तो 14th को सॉलिड आ रहा है पूरा? हाँ जी, पूरा। हाँ, तो बस अभी चलो कोई नहीं, तो आप ना इसको जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो फिर एक आध पॉइंट और लिखा देंगे, क्योंकि तब तक तो उसके पहले फिर से रिवाइज कराना पड़ेगा ना आपको। जी, फ्लो ऑफ इंडाइसिस में आपने एक और लिखवाना था। मिलर इंडाइसेस एंड विस इंडाइसेस। हाँ जी। और एक आपने हमें एक क्वेश्चन है जो हमारा लेवल 2 में आपने कहा था कि बिल्कुल, पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी, और हाँ वो तो मैं कराऊंगा, वो याद है मुझे। जी बता, हाँ बिल्कुल, ऐसे क्लासिफाई फटाफट पलट के देखो, खत्म करें फिर पढ़ा के। और क्या अच्छा लग रहा है सुन के कि आपको सारी चीजें याद आ रही, मीन्स आप पढ़ रहे हो, आपका मन लग रहा है, आप अच्छे से चीजें दिख रही हैं आपको। और जल्दी से बताओ। और कुछ? आपने ना एक वो भी कहा था कि मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बताऊंगा उसका। कोऑर्डिनेशन नंबर तो बता दिया था, AB2 टाइप वाले का। AB2 टाइप वाले का, चलो उसका भी डिस्कशन करते हैं। और बोलो। और कुछ? हो गया और सब कुछ तो। चलो स्टार्ट करो। तो सबसे पहले क्या जानना चाहते हो, न्यूमेरिकली बता दें? हाँ जी। यस सर। वो न्यूमेरिकल सभी लोग ओपन करो, मुझे बताना जरा क्या है। पेज नंबर बताओ, क्वेश्चन बताओ। 66। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। डेटा क्या कहता है? एक्सरे डेंसिटी कितनी है? 2.178 into 10 raised to power 3 kg per meter cube। kg। पिक्नोमेट्रिक कितनी है? 2.165 into 10 raised to power 3 kg meter cube। मुझे जरा एक बात बताइए कि ज्यादा कौन सी है इसमें से? एक्सरे। तो ये कैलकुलेटेड एक्सरे डेंसिटी। ये ऑब्जर्व्ड होगी। वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हो गया? हाँ जी। जी वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हुआ? डेंसिटी कम है। क्यों इंक्रीज हुआ मैंने पूछी। डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम की। क्यों इंक्रीज हुआ? छोड़ो डेंसिटी को, आगे बढ़ो।
तो वर्ड्स के न, या तो उनकी साइज बड़ी होगी, दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं, डिक्रीज होगी क्या, पैकिंग एफिशिएंसी। स्ट्रक्चर बदला कि नहीं बदला ये पता नहीं मुझे, है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का पॉइंट नहीं लिख रहा, बट एक बात तो पक्की है कि पैकिंग एफिशिएंसी घट गई, है ना। जी हाँ जी। आप जानना क्या चाहते हो उस क्वेश्चन में? अनऑक्यूपाइड साइट्स इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल फ्रैक्शन होगा ना 66 द पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इतनी है, while एक्सरे डेंसिटी इतनी है, द फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड साइट्स इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज। अगर मैं डेंसिटी लिखूं तो क्या होगा, D1 इक्वल टू m by v। क्या मास में कोई फर्क आया? नहीं नहीं आया। अगर मैं यहाँ से अनऑक्युपाइड साइट्स निकालना चाहता हूं तो क्या करूं? यहाँ से हम V2 by V1 निकाल लेंगे और 1 में से माइनस कर लेंगे, डिवाइडेड बाय जो V1। वही, हाँ वही लिख रहा हूँ जो आपने बोला, बिल्कुल सेम वही किया लिखा मैंने, है ना। हाँ जी। इस बात को मैं कह सकता हूँ कि ये मुझे अनऑक्युपाइड साइड देगा, अनऑक्युपाइड साइड की फ्रैक्शन। क्या इस बात को मैं D2 D1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकते। मास सेम है, रिलेशन बनाना जरा। D1 V1 इक्वल टू D2 V2। वहां से V2 by V1 करोगे तो D1 by D2 आ जाएगा। D1 by D2 आ गया, -1। हाँ जी। D1 माइनस D2 upon D2 बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी वैल्यू पुट करके आंसर चेक करो कैलकुलेटर से। आ रहा है। आ रहा है? नोट कर दो। D1 by D2 -1 क्यों करा हमने? वही वहां भी किया था, V2 by V1 अपॉन -1 ही तो किया था। टोटल की कितने फ्रैक्शन अनऑक्युपाइड है? ये वाला यहाँ से आप मिल रहा है D1 by D2 -1 से। हो गया। सर साइक्लोमेट्रिक डेंसिटी एक बार दोबारा बता दो, आपने डाउट क्लास में बताई थी। पिक्नोमीटर होता है डेंसिटी मेजरमेंट करने के लिए, एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो आप फिजिकल, उसको उससे जो मेजर डेंसिटी आई उसको पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी बोल दिया। ओके सर। और बोलिए साहब, ये हो गया, नोट हो गया? यस सर। ठीक है, चलें आगे दूसरे टॉपिक पे। वेट सर वेट।
सर। दूसरा टॉपिक आप कह रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर समझाना है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका? कैल्शियम फ्लोराइड या फिर फ्लोराइड। आप मुझे सोडियम क्लोराइड का समझाओगे? हाँ जी। सोडियम ऑक्साइड में क्लोरीन FCC में है। चालू हो जाओ फटाफट। सोडियम ऑक्साइड वर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ऑक्साइड बनाने के लिए क्लोरीन अगर पोजीशन सारी बात सभी लोग, और बाकी लोग चुपचाप क्यों बैठे हैं भाई? वो 6 के 6 फेस सेंटर वाले एटम्स बीच में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होएगा उसको करे, तो इस वजह से वो 6 एटम्स के कोऑर्डिनेशन नंबर में आएंगे। ऐसे ही हम जब क्लोरीन का निकालेंगे तो क्लोरीन के भी 6 आएंगे, क्योंकि उसके भी आसपास 6 होंगे। अच्छा, ये जो क्यूब का कॉर्नर है वो किसने बना रखा है? क्यूब का कॉर्नर हमारे क्लोरीन ने बनाया। अच्छा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि क्यूब सोडियम का बना है? क्यूब सोडियम का बना है मतलब? क्यूब के कॉर्नर पॉइंट पे सोडियम है। वहाँ तो क्लोरीन है। कह सकते हैं सर, क्योंकि वो एज सेंटर बन गया। आप जिसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कह रहे थे वो तो आपकी अपनी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल था, इसलिए आप बोल रहे थे। मैं तो ऐसा कह रहा हूँ। आसानी के लिए मुझे ऐसा सिखाया था, है ना? जी हाँ जी, समझ गए। अब बात समझ में आ रही? यस सर। आपको सुविधाजनक लगा कि जो बड़ा वाला था उसको आपने भाई साहब कहाँ रख दिया? कॉर्नर मान लिया और क्यूब इमेजिन किया। क्यूब तो आपने इमेजिन किया था, वहां कोई क्यूब था क्या? कोई नहीं था। मेरी मर्जी है, मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, मैं अपने क्यूब को कहीं और मानूंगा। तो आप क्यूब के कॉर्नर को सोडियम मान के दूसरा क्यूब मान रहे हो? बिल्कुल। मतलब सारे एच सेंटर वाले एटम को आपने कॉर्नर माना है? अब वो तुम बताओ यार, तुमको क्यूब कहाँ दिख रहा है? टेढ़ा क्यूब दिख रहा है मुझे, एक इस हाँ, बड़े क्यूब में। तुमको नहीं दिख रहा है तो बना देता हूँ, मैं क्या करूँ। फेस बनाई मैंने। ठीक है। अब यार ये एक फेस बनाई मैंने 4 से, इसके आगे 4 और ऐसे बैठाओ क्यूब्स, और देखो इमेजिन करो क्यूब बन गया कि नहीं। बन गया सर। तो आप जिसको कॉर्नर पे कह रहे थे भाई साहब, वो तो कॉर्नर पे रहा ही नहीं, वो तो अब सेंटर पे चला गया। हाँ जी। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 8 आ रहा है। 8 भाई कहने का क्या सर, 6 आ रहा है, दोनों का 6 आ रहा है जी। इसका मतलब आपका वो रेडियस रेशियो वाला कोई काम का था नहीं वो। मैं आगे से ना पलट के बोलूंगा कि भाई आप इमेजिन करो सोडियम जो है कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट्स पे रखा हुआ है और क्लोरीन उसके अपने किसी वॉइड में रखा हुआ है। आपने मेजरमेंट में फ्रैक्शन में दिखाना था, इसलिए आपने r+/r- लिखा था। हमारे लिए अगर उल्टा केस आएगा तो हम उल्टा मान लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। r-r+ कर लेंगे उस टाइम। r-r+ कर लेंगे। हमें लोकेशन दिखनी चाहिए। क्यूब तो आप इमेजिन कर रहे थे, हमने भी अपना क्यूब इमेजिन कर लिया। क्या ये साउंड बिल्कुल क्लियर है सभी को? जी हाँ जी।
तो यही चीज आप CaF2 में क्यों नहीं अप्लाई कर लेते? समझ रहे हैं मेरी बात? जी आपने कहा कि भाई CaF2 में आपने लैटिस पॉइंट पे किसको रख दिया? कैटायन को। हाँ जी, क्योंकि साइज बड़ा है। हाँ, जो बड़ा वाला था, जहां मैंने इमेजिन करना था, मैंने कैल्शियम का अगर क्यूब सपोज कर लिया तो फ्लोराइड टेट्राहेड्रल वाइड में चला गया। क्योंकि उसको डबल करने थे में। बिल्कुल। तो हमने अपनी सुविधा के हिसाब से जिधर मन चाहा उधर क्यूब ड्रॉ कर लिया। ठीक है। हाँ जी। अब क्योंकि हमको फ्लोराइड का रेशियो 2 गुना दिख रहा था और 2 गुना जो है टेट्राहेड्रल वाइड दिख रहा था लैटिस पॉइंट से, तो हमने FCC की पैकिंग आपको समझाई और उसके अपने टेट्राहेड्रल वाइड्स की लोकेशन डिसाइड कराई और उसमें फ्लोराइड आयन को विजुअलाइज करा दिया। इज इट क्लियर? यस सर। यस। अब आप एक बात फिर सोचिए, अब बैठ के आराम से देखिए कि FCC की पैकिंग तो थी ही, अगर ये आपके पास एक कैल्शियम का आयन था, चलो इस वाले को छोड़ो, इसको पकड़ लेते हैं, ये कैल्शियम का आयन था आपका, इसकी सराउंडिंग में इसी के प्लेन पे, इसको ऐसे आधा काट दो, बीच में से ऊपर से काट दो, इस वाले प्लेन से काट दो। तो काटने के बाद क्या होगा, इस कॉर्नर से जितने क्यूब्स होंगे, ये स्मॉल क्यूब्स हैं, इन सब के सेंटर पॉइंट की तरफ आपको क्या मिलेगा? टेट्राहेड्रल वाइड मिलेगा। हाँ जी मिलेगा। तो 2 टेट्राहेड्रल वाइड इधर मिले, 2 टेट्राहेड्रल वाइड आपको ऐसे ही सामने मिलेंगे इसके आगे वाले दोनों क्यूब में। हाँ, 2 ऊपर 2 इधर। भाई एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, ये पीछे वाले हैं, एक यहाँ मिल रहा होगा, एक यहाँ मिल रहा होगा। अपने प्लेन में 4 क्यूब रखे होंगे ना उसके प्लेन पे। हाँ जी समझ गए। बीच में से कट करोगे तो 4, मतलब आधे पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में 4 के से सेंटर पॉइंट क्यूब की तरफ चलेंगे तो टेट्राहेड्रल वाइड 4 नीचे मिलेंगे और 4 ऐसे ऊपर मिलेंगे। ये भी इसमें कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो 1/8 है, 8 होंगे बिल्कुल। 8 का जो सेंटर पॉइंट होगा वहां तुम्हारा कैल्शियम बैठा हुआ है जी। और उस कॉर्नर के आपके अपने इमेजिन के कॉर्नर पे जो कैल्शियम बैठा था उसके 4 नीचे वाले क्यूब और 4 ऊपर वाले क्यूब, हर जगह फ्लोराइड रखा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 तो आएगा ही। ठीक है सर, समझ गया। बहुत बढ़िया, मेरा दूसरा काम खत्म। तीसरा कौन सा था मेरा काम? लॉ ऑफ मेंडल और एक कोई और था, 4 काम दिए थे। सर वो एडिशन के लिए बोला था टेबल, जो आपने कहा था कि मैं एंड में कराऊंगा। ठीक, तो फिर सेकंड लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी को फिर से समझें। सेकंड लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी आपने बनाया था एज लेंथ के लिए। ये जो आपने यहां से बनाया है, ये क्या क्यूब दिख रहा है आपको? क्यूब का कॉर्नर? हाँ जी दिख रहे हैं। हाँ जी। बहुत बढ़िया। अगर ये क्यूब का कॉर्नर है तो बात तो वही आई कि ओरिजिन तो आपने डिसाइड की है अपनी मर्जी से। बोलते जाओ मेरे साथ। भाई आपने जहां मन चाहा वहां क्यूब का कॉर्नर लिया ना, यही तो बोला मैंने थोड़ी देर पहले। वो तो हमारे पे ही है।
हाँ हाँ जी, वही 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 बात हाँ करो कि हाँ तो तुमने इमेजिन कर लिया अपनी मर्जी से, देखो ऐसा तुमने इमेजिन कर लिया। ठीक। ठीक है। यस तो सर। जब तुमने इमेजिन किया है तो तुम जेड एक्स और वाई की एक्सिस के यूनिट इंटरसेप्ट तुमको मिल गए होंगे तुम्हारे अपने कॉर्नर से। हाँ जी, मिल गए। इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया। जी। अब अगर आप इसमें मुझे कोई 2D का प्लेन इमेजिन कराना चाहते हैं तो 2D प्लेन के लिए आप क्या बताओगे मुझे? किसी भी पॉइंट या प्लेन की डायमेंशंस को कैसे लोकेट कराते हो आप मुझे? x, y 2D के लिए इंटरप्लेनर डिस्टेंस। आपको एक्स वाई जेड के तीनों पॉइंट बताने पड़ेंगे और क्या? एक्स से कितनी डिस्टेंस पे, वाई से कितनी डिस्टेंस पे, जेड से कितनी डिस्टेंस पे, है ना? हाँ जी। जी, एच के वाला। यही एच के एल है। कितने टाइम्स ऑफ ए से? वन टाइम। वन टाइम। एन तो तुमने किसी भी प्लेन के लिए बात की थी, मैंने तो अभी सामने प्लेन बना दिया भाई। इसमें 8 टाइम। बना दिया ना? हाँ जी। इस प्लेन की बात कर रहा हूं। तो तो इस प्लेन को आप यूनिट इंटरसेप्ट्स के अकॉर्डिंग बताइए। 1 पे कट किया वाई को, 1 पे, 1 पे जेड को, वो भी 1 1 पे, पे। ये 1 टाइम्स ऑफ किसका? ए का। ए का। हाँ जी। तो ए बी सी के एन टाइप्स में तो जो आपने एन एन डैश एन डबल डैश लिखा था, क्या मैंने वही लिखे हैं? ये 1 1 1। वो तो पूरी हाँ। क्रिस्टल की वो आ जाएगी, जितनी क्यूब आगे बनते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। ये 1 1 1 क्या है? एन एन डैश एन डबल डैश है। हाँ यस जी। सर। इन्हीं को मिलर Yes. इंडिसेस कहते हैं। दीज आर कॉल्ड मिलर इंडिसेस। जो ए क्यूब के इंटरसेप्ट होते हैं। एक प्लेन की डायमेंशंस आपको लोकेशंस डिसाइड करा के देते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में। नोट कर लिया? जी सर। Yes, sir. मतलब इस प्लेन को मैं एक, अभी लास्ट में कौन बोला? यस सर। स्नेहा है क्लास में? कोई बहुत दिन बाद बोला, आवाज स्नेहा जैसी थी। चलो रेगुलर सर बोलते रहो मैंने भाई। बोला था सर लास्ट में यस सर। तो बोला करो क्लास में, है ना? ठीक है। यस सर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो साहब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पता है हम क्या लिखेंगे? 1 1 1 लिख देंगे और क्या। ये आपने पूछा ये प्लेन क्या है, मैं बताऊंगा 1 1 1 का प्लेन। खत्म हो गई बात। अगर उसने बोले मिलर एनालिसिस 1 1 1 है तो मतलब ए बी सी हमारा 1 1 1 है, क्यूब की बिल्कुल लेंथ। बिल्कुल। इतना क्लियर है? नोट कर लिया? हाँ जी। 1 मिनट सर, ऊपर करना वो वाला क्रिस्टल ने ड्रॉ किया। कर दो। जितना मैंने लिखा है, जो कुछ मैंने लिखा है सब एज इट इज नोट कर दो। कोऑर्डिनेशन नंबर वाला सर, वो नहीं किया। छोड़ दो, फिर बाद में करना उसको। मैं पिक भी शेयर कर दूंगा इसके नोट्स। ओके सर। ठीक। लो साहब,
अब आप मेरा काम करो, बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर हमने 1 1 लिया है, अगर हम ए जो है हम एक और ए लेते हैं एक्स एक्सिस पे तो फिर वो 2 हो जाता, मतलब यहाँ पे हाँ, 1 की जगह। टू टाइम्स ऑफ ए ले लोगे और बी और सी को यूनिट लोगे तो 2 1 1 का प्लेन हो जाएगा। 1 हो जाएगा। आ रहा हूँ और अगर एक कांस्टेंट है पूरी यूनिट सेल में तो वो क्रिस्टल है। अरे देखो तो, चलो बताओ। इसके लिए Z के लिए 1, Z को 1 पे इसने कट किया, कट नहीं करा लेकिन ना ना, इंटरसेप्ट कटान बिंदु कहते हैं उसको उसकी हिंदी एज लेंथ में। हम 1 मान रहे तो फिर देखो भाई, इस समय मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं पढ़ा तो रहा नहीं हूँ, मैं तो आपके साथ चल रहा हूँ। इंटरसेप्ट को भी नहीं कट किया। ए को कट किया। हाँ जी कहाँ? एक्स एक्सिस पे 1 पे 1 पे। तो बस काम की बात करो, इस समय फिर इधर उधर नहीं। हाँ 1 पे कट किया। क्या y को कट किया प्लेन ने तुम्हारे? नो कहाँ? नहीं करा। किया। एक कह रहा कि क्या, एक कह रहा नहीं करा, यार कंफ्यूज कर दिया। फिर से बताओ, y को कट कर रहा है? नो सर। नो सर। y को कट नहीं कर रहा है, y के पैरेलल चल रहा है। नो सर। हाँ सर पैरेलल है। पैरेलल है तो पैरेलल यस दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट पे कट करती हैं, ऐसा हमने पढ़ा था। यस सर। तो y एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या हो गया? z को कट किया, पैरेलल है उसके। उसके भी पैरेलल है। These are called Vis indices, जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, लिख के नहीं दे पा रहे हैं। अब 1 इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड तो कहेगा हम क्या करें उसका, जाओ अपने घर। एक काम करो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। वन जीरो जीरो 1 0 0। ये मिलर इंडिसेस हो गई। मतलब ये प्लेन किसका है? 1 0 0 का प्लेन है। हाँ 0 है, मतलब वो एक्सिस के पैरेलल वाले की बात कर रहा है। समझ गए क्या? यस सर। हाँ जी। अच्छी बात लग रही है। तो साहब एक दो और बता, फिर कहानी खत्म। आपके काम की बहुत हो गई। चलो अब बताओ बेटा, या रुको 0 1 रुको 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 3 करा देता हूँ, फिर बाकी छोड़ दूंगा। एक ही जैसे पॉइंट पे चलता हूँ, जिससे कम से कम सबकी लर्निंग सही हो जाए। चलो बता। जीरो 0 1 1 0 और 1 0 1 0 0 मिलर एक्सिस। बहुत 0 1 बढ़िया। 0 मजा आ गया। उम्मीद से बेहतर।
अब आओ बेटा 001 001 क्या सभी समझ गए? यस सर। यस अब इससे ज्यादा मैं जाऊंगा तो बेटा तुम निकल जाओगे सिलेबस के बाहर। ऐसे भी बाहर ही घूम रहे हैं, कुछ ज्यादा ही बाहर चले जाओगे। ये थी मिलर इंडिसेस, विज इंडिसेस, समझ गए? हाँ जी। चलिए कहानी खत्म। बुकलेट पे डाउट्स पूछ लीजिए। अब आपको मेरी बात थोड़ी समझ में आएगी। देखो मेरी बातें थोड़ी देर से समझ में आती हैं। 11th में भी आप जब किसी टॉपिक को छेड़ते हो कि सर ये वाला, सर ये वाला, तो मैं बहुत बार मना कर देता था, फिर वो कहता भी था छोड़ दे यार, रिक्वेस्ट कहो या आप जो कहो, क्योंकि आप सिलेबस के बाहर निकल जाते हैं और सारी चीजें जुड़ी हुई हैं बेटा। ना कोई फिजिक्स है, ना केमिस्ट्री है, ना कोई सॉलिड है, ना सॉल्यूशन है। यस, चलें आगे। यस सर। चलो फिर फटाफट। असाइनमेंट में तो आ गया था मैं लेवल 1 के। उससे पीछे एक आधा डाउट है। हाँ हाँ पेज पूछ लो, नंबर जल्दी पूछ लो। 29, हाँ क्वेश्चन नंबर 23। 23 रट लो, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। एनसीईआरटी खोलो जरा। उस है कि देयर इज वन शॉर्टकट डिफेक्ट पर 10 के पास 16 आयंस। ये पॉइंट भी और दूसरा वाला भी ये दोनों याद ही कर ले। ठीक है, याद करना ही मुझे है। लगा कोई रिलेशन है इन दोनों का ना तभी। ना ना बिल्कुल। आप ना शॉर्टकट डिफेक्ट वाले हेडिंग पे आओ सभी लोग। एनसीईआरटी में इन 1 सेंटीमीटर क्यूब देयर आर अबाउट 10 टू द पावर 22 आयंस। इसको अंडरलाइन करिए, मिल गया? यस सर। ठीक है। thus there is one Schottky defect per 10 to the power 16 ions. यस सर। दोनों स्टेटमेंट रट लीजिए। इससे एक बात पता लगी कि 16 और 22 मतलब एक 10 टू द पावर 6 पे एक आता है। यही कहा ना आपने? ये तीन, हाँ तो ये तीन बातें हैं, तीनों बातें। हाँ तो ये तीन इंफॉर्मेशन रटी होनी चाहिए। गुड, नेक्स्ट। सर तो ये जो एनसीईआरटी है इसका जस्ट पहले वाला पेज है ना 1.9 आर्टिकल इम्परफेक्शन सॉलिड वाला, तो इसमें पहले लाइन में लिखा हुआ है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। हाँ ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गई? नहीं, कंट्राडिक्टरी इसलिए नहीं है क्योंकि जो आप जो है मेंशन कर रहे हैं वो शॉर्ट रेंज किसको कह रहे हैं? क्यूब की साइज। आगे पूरा पढ़ो जरा उसको। माइक्रो एंड मैक्रो की बात कर रहा है वो, है ना? यस सर, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल। तो बहुत से छोटे छोटे क्रिस्टल्स को मिला करके भी जो है एक बड़ा क्रिस्टल बनाया जा सकता है। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ 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 आरटीपीआर, आरटीपीसीआर। हाँ 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 हाँ। दिखाओ सर, इसको भी दिखाओ। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? हाँ तो अभी सर एक्चुअल में क्या है, जो अगर बड़े लोग हैं तो इस समय सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही हो रहा है।
किसी को पता है कि आज जूलॉजी क्लास होगी या नहीं? नहीं। ओके। लीजिए साहब, अगले डाउट पे आइए। सर एक इंटेक्स्ट का क्वेश्चन था। हाँ। What type of defect can arise when a solid is heated? Which property is affected by it and in what ways? तो मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि थर्मोडायनामिक या फिर थर्मिक इफेक्ट जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करेंगे तो आएगा। लेकिन जब मैंने एक दो जगह पे आंसर चेक करा तो वहां पे स्पेशली वैकेंसी का लिखा हुआ था और वैकेंसी में एक लाइन लिखी हुई है कि इट कैन आल्सो अराइज ड्यू टू हीट। तो अब ये थर्मोडायनामिक वाला पॉइंट ठीक ही है मेरा। ठीक है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक आपने एक बड़ी हेडिंग पकड़ी। हाँ और वैकेंसी उसी की स्पेसिफाइड एक हो गई। सब हेडिंग है। सब हेडिंग है। हाँ जी। तो गलत नहीं है, सही है। ठीक, जल्दी जल्दी डाउट पूछ लो यार, 10 मिनट बचा है। सर एक क्वेश्चन था, सॉलिड हाँ, a solid compound XY as NaCl structure. The radius of the ion is 100 picometer. The radius of an ion निकालना था। तो रेशियोज तो 136 से लेके। देखो हमारे पास इसके दो क्वेश्चन आते हैं। अगर आप हमें जो है एज लेंथ दे दो तो a/2 इक्वल टू क्या होगा, r प्लस r माइनस होगा, पहला क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब r प्लस बाई r माइनस इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.4142 0.732 जी।
इसमें हमेशा स्मॉल वाला पकड़ो, रेंज निकाल लो। मेरी रेंज 136 से लेके 241.5 आई है और ऑप्शन में 165.7 था और एक 241.5 था। 136 से आराम से 136 से कितनी आई? 241.5। 241.5। आपको स्मॉलर वाली वैल्यू पकड़नी है। ऑप्शन में 165.7 और 241.5 है। 2.415 241.5 241.5 और पहले वाला क्या है? 160 5.7। ये कहाँ से आ गई? ये आंसर कैसे दिए हुए? प्रीवियस ईयर का 19 क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का 19, तो दो आंसर कहाँ से आ गए? A solid compound XY has NaCl type structure. Radius of the cation 100 picometer. The radius of the anion Y is 165.7। उसकी रेंज में आ रहा है। तुम को 241.5 एग्जैक्ट वैल्यू टैली तो कर रही है लार्जर वाली। ए ऑप्शन टिक करो। 165.7 भी तो हो सकता था। छोड़ दो, रेंज पे रहता है क्वेश्चन, पता लग जाता है कि या तो लोअर रेंज पे या तो हायर रेंज पे, है ना? अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ रही तो एग्जैक्ट पे क्लिक करेंगे। और जियोलाइट क्या होते हैं? जियोलाइट्स आर द शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। दीज आर द एल्यूमिनोसिलिकेट्स। हम लोगों ने हाइड्रोजन एड्स कंपाउंड में पढ़ा था। पी ब्लॉक में भी पढ़ा था। पी ब्लॉक में भी पढ़ा था। सर पेज 61 पे क्वेश्चन 12। पेज 61 क्वेश्चन नंबर 12। Yes, sir. In a CCP type structure, if half of the face-centered atoms are removed, then percentage in unit cell is approximately। आपने जो निकाला था बड़े आराम से पता लग गया कि z इक्वल टू पहले 4 निकाला था और कितने परसेंट आया था? z इक्वल टू 4 तब आया था 68%। 74%। बीसीसी नहीं, एफसीसी है। एफसीसी है तो 74% पे कोई एक काम करो, परसेंटेज पे सीधे 4 से डिवाइड करो और अब तुम्हारे पास कितने बचे? 1 + 1.5। लो, इतनी एफिशिएंसी आ जाएगी। 54%। और आपने वॉइड पूछा है 100 - 54%। एफिशिएंसी कर दो। हो गया? यस सर जी। ठीक, और बोलो 13th भी ऐसा ही दिख रहा है। 62 पे आना। हाँ सर इसका क्वेश्चन नंबर 36। ऑन राइजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग प्रेशर इन CaCl सॉलिड। अगर टेम्परेचर राइज करते हैं तो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा। और अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज कराऊंगा तो इंक्रीज होगा। ध्यान से बस हड़बड़ी नहीं रहती पर हमेशा देख के बताओ। 4 बार देखो, 5 बार देखो, धीमे धीमे तब कांस्टेंट सही वाली चीज दिमाग में रहेगी। पहली बार पढ़ के आप सडनली आंसर दोगे तो कंफ्यूजन ही क्रिएट करोगे अपने लिए। देखो पहले जाके, टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। कम हो रहा। प्रेशर बढ़ाने से मैं बोल रहा हूं कि प्रेशर को घटा दो तो डिक्रीज कम होगा। ऐसे बात करो हमेशा। ठीक, मुस्कान क्लियर? सर इसका थर्ड पार्ट नहीं समझ आया। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इंक्रीज्ड। डेंसिटी क्यों बढ़ेगी भाई? टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इंक्रीजेस फ्रॉम 6 to 8। CaCl पहले ही 8 पे था, गलत है।
नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल चेंजेस फ्रॉम 1 to 4, ये ठीक लग रहा? क्योंकि पहले वो CL टाइप था, अब वो NaCl टाइप हो गया। पहले 1 था, अब 4 हो गया। डेंसिटी इंक्रीजेस, गलत है। रेडियस रेशियो इंक्रीजेस, गलत है। ठीक है सर। और बोलो। 65 65 पे 32 In a face-centered cubic lattice, a unit cell is shared equally by how many unit cell? अब face-centered है तो 6 shared होगा। सर पर फेस सेंटर में कॉर्नर्स पर भी तो होते हैं एटम्स। आपसे स्पेसिफाई किया ना फेस सेंटर, अक्षिता? यस सर। तो वो किसको देख रहा है? फेस को देख रहा है। ठीक है। और बोलो। फटाफट बोलते जाओ। क्वेश्चन नंबर सर पेज नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर सर पेज नंबर 64। अरे आ गया क्वेश्चन नंबर 20 सर, पेज 20। AB crystallizes in a BCC cubic lattice with नहीं edge सर, length पेज A। नंबर पेज, हाँ जी ये वाला। AB crystallizes in a body-centered cubic lattice with edge length A equal to 387 picometer. The distance between two oppositely charged ion in the lattice is। बॉडी सेंटर्ड कौन होता है? CSCl होता है। हाँ जी। क्या देख तो हाँ जी नहीं, आगे बोलो। एक आएगा फिर हैं? समझा नहीं सर, मैं क्या बोलना चाहते हो आप? अरे मैं बोलना ये चाहता हूँ कि तुमको CSCl दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर दिख रहा है। CM रखा है बॉडी सेंटर पे। हाँ जी, एक मिनट। कॉर्नर से बॉडी सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? A√3। A√3 नहीं, √3 A/2। तो ये क्या हो गया? R प्लस प्लस R माइनस की डिस्टेंस नहीं हो गई? अच्छा हाँ, अच्छा अब समझ आया। ठीक है, अच्छा R प्लस, हाँ ठीक है। नेक्स्ट। यस सर। Number of octahedral void per atom present in cubic closed packing structure अरे is यार क्वेश्चन नंबर बोल दो, आसान होगा ना। तुम पढ़ोगे फिर उतने देर ढूंढे। 64 page। 64 पे 17। The number of octahedral void per atom present in a cubic closed packed structure। CCP में जो है कितने होते हैं octahedral void पर एटम? एक होता है हमेशा। पर एटम का यहाँ मतलब क्या है? एक 4 एटम जो है तुम्हारे पास वाइड में थे, 4 लैटिस पॉइंट पे थे। लैटिस पॉइंट पे जो है वो 1:1 के रेशियो में, ये जानना चाहता है। ओके सर। और कोई? बाकी लोग कहाँ निकल लिए भाई? 40 लोग बचे, देखा? 20 लोग निकल गए। चलो भाई, ओके बाय सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। थैंक यू, गुड इवनिंग। थैंक यू सर। MS टीम पे मैं नाम डाल दिया करूंगा मेंटर लिस्ट से वापस काउंसलिंग स्टार्ट, ठीक है? नोटिफिकेशन में आपके केमिस्ट्री के चैनल पे नाम डाल दिया करूंगा, किसकी किसकी है, टाइमिंग कब है, ठीक है? ठीक है सर। ठीक। MS टीम पे ही वापस से PTM कह लो, मेंटरिंग कह लो, मोटिवेशनल सेशन कह लो, जो कहना है कह लो। अपनी मीटिंग से स्टार्ट, ठीक? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सर। गुड डे।